हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पाज लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे अच्छी उतनी नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप मेरा फेस देख रहे होगे। थोड़ी सी मैं अभी फ़िलहाल बीमार हूँ और मैंने आप लोगों के लिए एक पिछला अपना एक दशहरा का व्लॉग डाला हुआ है, तो प्लीज़ वो व्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए। आज ना मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से कुछ अपना एक्सपीरियंस जो है, मेरा जो भी अनुभव है, मैं वो आप लोगों के थ्रू पहुँचाऊँ और आप लोगों के साथ मैं वो चीज़ शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा ना मुझे खुशी मिलती है जब मैं वृंदावन की बात करती हूँ। तो मैं आज डायरेक्टली अपना वृंदावन का जो भी मेरा अनुभव है, मैं वही अनुभव आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो वैसे तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं बहुत छोटी सी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं वही बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से कि कैसे वृंदावन से हम जुड़े। सबसे पहले 2019 की बात है। 2019 में सबसे पहले मैं वृंदावन गई थी, और वृंदावन गई तो नॉर्मली जैसे सब लोग घूमने जाते हैं, ना कोई हमने दीक्षा ली ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे सभी लोग वृंदावन घूमने जाते हैं वैसे ही हम लोग भी घूमने ही गए थे। और राधा रानी की कृपा थी कि हम लोग वृंदावन गए, और वृंदावन गए, यमुना जी के हमने दर्शन किए, तीनों ठाकुरों के दर्शन किए और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बहुत अच्छे से हमने दर्शन कर लिए और बस हम गए और उसके बाद हम वापस आ गए। उसके बाद फिर कुछ समय बाद हमारा फिर से प्लान बना वृंदावन जाने का। हम दोबारा फिर वृंदावन के ट्रिप पे गए। सॉरी, मैं यहाँ पे ट्रिप का नाम इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज़ क्योंकि वो उस टाइम पे हम लोग वृंदावन से उतना कनेक्टेड नहीं थे, तो वो हमारे लिए जैसे सभी लोग घूमने जाते हैं, तो जस्ट हमारे लिए वो एक ट्रिप के जैसा ही था, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रिप शब्द का इस्तेमाल करूँगी। दूसरी चीज़ है कि उसके बाद जैसे हम वहाँ से घूम के आए, तो जैसे सभी लोग ना शॉप्स में जाते हैं और शौक में चीज़ें देखते हैं, तो हमें भी ऐसे ही कुछ इच्छा हुई कि चलो शॉप में जाके देखते हैं कि वृंदावन के यहाँ के शॉप्स में क्या क्या मिलता है। उसके बाद हम ऐसे शॉप में चले गए और शॉप में जाने के बाद वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से, और मतलब हर एक साइज़ में वहाँ पे लड्डू गोपाल और राधा रानी थी। तो वो देख करके ना बहुत ही एक अद्भुत सा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब बहुत ना एक जुड़ाव सा महसूस हुआ। तो ऐसा लगा कि जैसे ना कुछ हमें कुछ उस तरफ ऐसा लगा कि कुछ हमें खींच रहा है। तो थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, देख के बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। तो हमें ऐसा लगा कि मतलब मैं उस टाइम पे ना सच बताऊंगी, मैं आपको इस वीडियो में कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। तो उस समय पे क्या था कि हमें नहीं मालूम था कि सेवा क्या होती है, सेवा कैसे करते हैं, लड्डू गोपाल की क्या दिनचर्या होती है, उनको कैसे रखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, हमें कुछ भी नहीं पता था। जस्ट बस इतना ही पता था कि हाँ ये लड्डू गोपाल है और ये राधा रानी है, बस इतना ही मालूम था, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मालूम था। तो फिर हमने जो शॉप वाले भैया थे तो वो हमें ना दिखाने लग गए, हर एक साइज़ में लड्डू गोपाल दिखाने लग गए। तो उनको देख करके ना एक ऐसा लगा कि थोड़ा पूछें इनके बारे में कि क्या कैसे होता है। तो थोड़ा नॉलेज लेने की कोशिश की उन लोगों से। तो फिर दुकान वाले भैया से थोड़ी चर्चा हुई इस बारे में, तो उन्होंने हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया और बताया वहाँ कि क्या मतलब मायने रखते हैं लड्डू गोपाल। तो फिर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पर। और उसके बाद ना पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ पे ना एक छोटू से, इतने छोटू से, आई थिंक 0 या 1 साइज़ के इतने छोटू से वहाँ पे एक लड्डू गोपाल रखे हुए थे। मतलब काफ़ी सारे थे, बट मेरे सामने जो थे वो इतने छोटू से थे। तो मैंने कहा कि अरे मतलब कि भैया ये इनका सेवा वगैरह कैसे होता है। ऐसे मैंने अचानक ही ऐसे ही पूछ लिया, मुझे मालूम नहीं था इतना कुछ उनके बारे में, तो मैंने ऐसे ही जस्ट पूछ लिया उनसे। तो उन्होंने बोला कि सब लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से जिसको जैसे समझ में आता है वो वैसे उनकी सेवा करता है। तो बस मतलब पूछा और उसके बाद उन्होंने बताया। तो मैंने कहा कि हम ज़्यादा ना सही तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो भी हमें लगेगा वो तो हम कोशिश कर ही सकते हैं।
तो फिर बस यूं ही हमने ऐसे बात की, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो मेरे हस्बैंड ने वहीं पे मुझे वार्न किया था कि इनको बहुत ही अच्छे से रखना होता है और बहुत इनकी सेवा और इनके बहुत सारे नियम हैं, तुम नहीं कर पाओगी और ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे वहाँ पर समझाई, उन्होंने मुझे टोका भी था। बट इतना अट्रैक्शन हुआ हम दोनों को ही, मेरे हस्बैंड और मुझे इतना अट्रैक्शन हो गया कि मुझे लगा कि नहीं ये तो हमारे साथ ही जाएंगे। तो बस पता नहीं, फिर हमने वो लड्डू गोपाल जो थे वहाँ से, इतने छोटे से लड्डू गोपाल हम वहाँ से लेके आ गए अपने साथ में। अच्छा, तो हम ये लेके कहाँ से आए थे ये पहले मैं आपको बता दूँ, सॉरी मैं बताना भूल गई थी। वो समय था, मैं उस टाइम पे थी जन्मभूमि, तो आपको पता होगा जन्मभूमि, वहाँ पे लड्डू गोपाल वैसे भी इतने से होते हैं और वहीं से हमारे लड्डू गोपाल आए हुए हैं, तो वो थे इतने छोटू से। तो हम लोग जन्मभूमि वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए हुए थे, तो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे हमने राधा कृष्ण का युगल जोड़ी का हमने वहाँ पर दर्शन किया और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ दर्शन करके। तो वहीं के ना शॉप्स हैं, अगल बगल के दुकान जो शॉप्स हैं ना वहाँ की, तो वहाँ के शॉप्स में हर एक साइज़ के लड्डू गोपाल मिलते हैं। तो बस हमने उसी शॉप पे देखा था और अट्रैक्शन हुआ तो हमने ले लिया वहाँ से। लेने के बाद फिर हमें नहीं पता था कि प्राण प्रतिष्ठा भी करानी होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें ये सब कुछ भी नॉलेज नहीं था। बस ठीक है, ले लिया, हमें लगा कि ठीक है ले लिया, अब घर लेके चले जाएंगे और नियम के अनुसार जितना हमसे बन पड़ेगा उतनी हम सेवा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी आगे का पार्ट, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके व्लॉग बाय व्लॉग आप लोगों को पार्ट के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारे वृंदावन से जुड़ने की शुरुआत, जहाँ से हुई तो यहाँ से हमारी शुरुआत हो गई थी और यहाँ से हम वृंदावन से जुड़ चुके थे। और ये राधा रानी की कृपा है, राधा रानी की कृपा के बिना आपको मालूम है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो बस उन्हीं का कृपा से हम वहाँ वृंदावन पहुँचे थे और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर दर्शन करके। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था जब मैं राधा वल्लभ जी के वहाँ गई, क्योंकि राधा वल्लभ जी के यहाँ पर दर्शन करने के बाद मुझे एक अलग ही चीज़ महसूस हुई, एक अलग ही खिंचाव महसूस हुआ। मतलब बिहारी जी को बहुत लोग मानते हैं, सब अपने अपने संप्रदाय, जो जिस संप्रदाय को मानता है उस संप्रदाय के हिसाब से मानता है। तो पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही राधा वल्लभ जी से थोड़ा सा ऐसा अटैचमेंट सा लगता था, उनको देख करके तो मुझे ज़्यादा अंदर से अच्छा फील होता था। और बस सारे वहाँ वृंदावन के जैसे मंदिर दर्शन करते हैं वैसे हमने भी दर्शन किए। अब क्या होता है कि वृंदावन से हम तो वापस आ गए जी, ठीक है, वहाँ से वापस आने के बाद अब हमें लगा कि चलो फिर उसके बाद पड़ती है लड्डू गोपाल की ये जो आप बोलते हो, एक मिनट, उसके बाद आया जन्माष्टमी। जब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के आए उसके बाद जन्माष्टमी का समय आ गया था। तो तब तक क्या था ना कि हमें उतना नॉलेज नहीं था, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो हमने क्या किया था कि हमें कुछ पता था नहीं कैसे क्या करना है। तो हमने क्या किया, लड्डू गोपाल जी को, जो हमारे इतने छोटू से लड्डू गोपाल जी थे, उनको हमने ऐसे अलमारी में ना बंद कर दिया और बंद करके रख दिया। तो उसके बाद भगवान क्षमा करना कि आपको हमने बंद रखा, लेकिन वहाँ पे सॉरी कि हमने ऐसा किया। और बस वो बंद रहते थे। तो जन्माष्टमी का समय आया तो मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई, तो हमने बोला कि जन्माष्टमी है, हमारे पास तो लड्डू गोपाल है। तो वो सबसे पहला फ़र्स्ट टाइम था 2019 का या 2020 का, जब हमने फ़र्स्ट टाइम अपने लड्डू गोपाल को अलमारी में से बाहर निकाला था और उनकी पूरा अच्छे से पूजा वगैरह की थी। उसके बाद ना जैसे ही वो हमारे घर में आ गए थे उसके बाद ही हमारे लाइफ में बहुत सारे ना धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। मैं बताऊंगी धीरे धीरे कि क्या क्या वो चेंजेस आए, धीरे धीरे मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर हमारे घर में ना नियम के अनुसार, मतलब पहले इतनी हमारे घर में कोई आरती नहीं होती थी, कुछ ऐसे पूजा पाठ का इतना कुछ वो नहीं था कि हाँ डेली सुबह शाम पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता था। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो मंगलवार का व्रत करते थे, लेकिन मैं मतलब मंगलवार ये सब का कुछ ऐसा व्रत नहीं करती थी। तो उनके आने के बाद से हमारे घर में ना अपने आप ही एक पॉजिटिविटी आई और हम लोग ना पूजा वगैरह नियम से करने लग गए थे, क्योंकि वो लड्डू गोपाल थे तो उनको भोग लगाना था। उस समय पे 2019 की बात है और उस समय पे मेरे पास 1 BHK का फ्लैट था, तो हम लोग उस टाइम रेंट पे रहते थे।
और वहाँ पर क्या था ना, मेरे पास ना एक छोटा सा, जैसे बच्चों का जो स्टडी टेबल होता है ना, तो वैसा मेरे पास एक स्टडी टेबल था बहुत छोटा सा। तो मैंने वहाँ पे उस स्टडी टेबल पे क्या किया ना, उस टेबल पे ऐसे पूरा वो बिछा करके कपड़ा वगैरह, उनका आसन बिछा करके अच्छे से, और वहाँ पे मैंने उनकी एक जगह बनाई, वो किचन से अटैच था। तो क्योंकि वो हॉल में ही मैं वहाँ पर जगह बना सकती थी, तो मैंने वहीं पर उनका आसन वगैरह बिछा के टेबल पर और उनको वहाँ पर स्थापित कर दिया। वहाँ पर फिर मैं नियम के अनुसार सुबह शाम जितना मेरे से हो पाता था, आरती मतलब कि डेली शाम को हमारे घर में होने लग गई थी, तो मैंने वहाँ से अपनी पूजा की शुरुआत की। फिर मैं वहाँ पे उनकी पूजा करती थी डेली शाम को, उनकी आरती करना, युगल जोड़ी की आरती करना, ये हम करने लग गए। तो ये सब करते करते हमारे लाइफ में क्या हुआ, थोड़े से धीरे धीरे चेंजेस आए। नाउ नेक्स्ट इज़ कि सबसे ज़्यादा जो मुझे मेरे प्रिय हैं सबसे ज़्यादा, आज मैं वहाँ से उनकी शुरुआत उनकी बातें बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ मैं उसके बाद आ जाती हूँ डायरेक्टली मेरे महाराज जी के पास। तो जैसे ही लड्डू गोपाल आए, धीरे धीरे सब चेंजेस अपने आप ही बदलाव होने लग गए। हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारे घर में पूजा हो रही है, कब हो रहा है, मतलब अपने आप ही हो रहा है सब, मतलब वही करवा रहे हैं, आप ये समझो। और बस ये चीज़ें चलने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसे खाली बैठी थी शाम के टाइम पे, और मैं ना ऐसे अपना फ़ोन ना ऐसे ऐसे मतलब स्क्रॉल कर रही हूँ, और अचानक से आ जाती है महाराज जी की वीडियो। महाराज जी की वीडियो आई, तो पता नहीं उनको देख करके ना कुछ एक, उनको ही देख करके मुझे ऐसा अट्रैक्शन हो गया, पता नहीं क्यों। तो मैंने उनकी जस्ट वीडियो ओपन कर ली और मैं उनकी वीडियो ना ऐसे ही देखने लग गई। तो जो फर्स्ट टाइम मैंने उनकी वीडियो देखी ना, उसी वीडियो से मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हुआ, इतना ज़्यादा अटैचमेंट हुआ कि उनकी बातें जो उन्होंने बोली ना, मेरे आँखों से ना तुरंत वहीं पे आंसू आ गए। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये मेरी लाइफ से रिलेट करता है, और शायद ये मेरे बारे में ही बता रहे हैं, मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। तब मैं महाराज जी को नहीं जानती थी, और बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था कि महाराज जी कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, संत हैं या क्या है, मुझे नहीं मालूम था, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद ना फिर मैं धीरे धीरे करके डेली उनके ऐसे वीडियोज़ ना मतलब कि मेरे फीड में आते रहे, और मैं उनकी वीडियोज़ ना हमेशा ऐसे देखने लग गई। और वीडियोज़ देखते देखते मतलब उन चीज़ों को ना, क्योंकि मैं अपने लाइफ से बहुत रिलेट कर पाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो जो भी बातें बताते हैं वो मेरी लाइफ में होता है। और मुझे ऐसा लगता था कि एक यही हैं जिनको सुन कर के दिल हल्का हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप शादी के बाद ऐसा हो जाता है कि आप चाहो ना अपनी बातें, तो वो सबसे आप लोग शेयर नहीं कर सकते हो। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल के अंदर रह जाती हैं। तो मतलब कुछ बातें ऐसी मेरी भी हैं जो मैं किसी से कह नहीं पाती। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब महाराज जी जो भी बोलते हैं वो मेरे लिए बोलते हैं, और मुझे इतना ज़्यादा वो रिलेट होने लगा ना मेरी लाइफ से कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे जो भी हैं ना यही हैं। मैं सच बताऊँ आप लोगों को, तो मैं मतलब भगवान को भी इतना नहीं मानती हूँ जितना मैं महाराज जी को मानती हूँ। राधा रानी तो सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि ही रहेंगी, और राधा रानी को अब मानने लगी हूँ। पहले राधा रानी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मैं कुछ नहीं जानती थी राधा रानी के बारे में। और जैसे मुझे महाराज जी की वीडियोस मिलती, मैं उनकी वीडियोस देखती, और अपने आप ही मेरे आँखों से ना उनकी वीडियोस देख के ना अपने आप ही आंसू आते रहते थे। और ऐसा लगता था कि महाराज जी जो भी बोलते हैं ना वो मेरे लिए बोलते हैं। और बहुत रोना आता था, ऐसा लगता था कि जब भी महाराज जी को देखती थी ऐसा लगता था कि मैं कब उनके पास जाऊँगी, कब उनसे मिलने जाऊँगी, कब महाराज जी के दर्शन करूँगी, ऐसा लगता था। तो मैंने अपने हस्बैंड से एक बार रिक्वेस्ट की कि ये महाराज जी हैं और मुझे इनको देखना है, मुझे इनके दर्शन करने हैं, फिर से वृंदावन चलते हैं। तो उस टाइम पे मैं दिल्ली में रहती थी। तो दिल्ली से आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारी ट्रेन्स है जो मतलब कि 1.5 से 2 घंटे में आपको मथुरा स्टेशन वहाँ मतलब पहुँचा देती है। तो फिर हस्बैंड से बोला, प्लान किया, हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है, मतलब क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस से ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं ले सकते, तो हमारे पास सैटरडे और संडे ही होता था। तो हम क्या करते थे, जब भी वृंदावन जाने का मन करता था तो हम ना फ्राइडे नाइट में या फिर फ्राइडे शाम को ऐसे मतलब पैकिंग वैकिंग में कर लेती थी। और मेरे हस्बैंड ना बोलते थे कि मैं ऑफिस से वहीं से डायरेक्टली आ जाऊँगा और वहीं से हम निकल जाएंगे। तो हम ऐसे ही करते थे क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता था, और एक दिन में क्योंकि फैमिली लेके जाना और दर्शन करना और ये सब चीज़ें तो आपको पता होगा एक दिन में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत भागम दौड़ हो जाती है। और हमारे पास एक बच्चा भी है,
तो उस टाइम मेरा बेटा भी छोटा था, तो उसको लेकर के भीड़ में जाना ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो इसी वजह से हम अपना शेड्यूल हमेशा फ्राइडे या सैटरडे का ऐसे रखते थे, ताकि एक दिन में हम अच्छे से दर्शन करके वापस भी आ सकें, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट मतलब संडे ही हमें वापस आना होता था, और मंडे से जो है मॉर्निंग से मेरे हस्बैंड को अपने ऑफिस ज्वाइन करनी होती थी। तो बस फिर मतलब हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया, तो हस्बैंड ने मेरे पूछा कि कौन है, मतलब उनको भी नहीं पता था, जैसे मुझे नहीं मालूम था तो महाराज जी को तो वो भी नहीं जानते थे ना। तो उन्होंने पूछा, तो मैं अपने हस्बैंड को भी महाराज जी की वीडियोस दिखाने लगी, हम दोनों उनकी वीडियोस देखने लगे धीरे धीरे करके, और वो अपने लाइफ से रिलेट करने लगे, मैं अपनी लाइफ से रिलेट करने लगी, दोनों को ही उनसे बहुत लगाव महसूस होने लगा। और ऐसे रिलेट करते करते वृंदावन का हमारा फिर से प्लान बना जाने का, और हम फिर से वृंदावन के लिए रवाना हुए, और फिर हम वृंदावन गए। तो ये शुरुआत 2019 से हुई थी वृंदावन की, और बहुत जल्दी अवसर मिलने लगा मुझे वृंदावन जाने का बार बार। तो ये राधा रानी की कृपा नहीं तो और क्या है। आप सभी सोचिए कि अचानक से यूँ मतलब महाराज जी का मिलना, और अचानक से मतलब वृंदावन जाना, और सबसे पहली बार में ही लड्डू गोपाल जी का हमारे घर पे आना, और जब जैसे ही वो आए उसके बाद सारी चीज़ों में बदलाव हो जाना, तो ये चमत्कार ही है ना। इससे ज़्यादा आप इसको और क्या बोलेंगे बताइए। तो बस यही सब हुआ। और जब मैं गई वहाँ महाराज जी के दर्शन करने के लिए, तो सभी बहुत सारे मतलब लोग आए थे। उस टाइम पे आई थिंक महाराज जी उतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, महाराज जी को उतना सब लोग नहीं जानते थे, मतलब फेमस थे लेकिन एक्चुअली उतना हाइप नहीं था महाराज जी का। तो मतलब आसानी से उस समय पे दर्शन हो जाते थे। तो मैं आश्रम के बाहर गई वहाँ पे, और सब लोगों से मैंने पूछताछ की, पता किया कि महाराज जी कहाँ मिलेंगे। तो पहले तो क्या था ना कि महाराज जी को बहुत लोग नहीं भी जानते थे, तो आप पूछते, जैसे हम पूछते पूछते पहुँचते थे तो कई लोग हमें कहीं और ही बता देते थे, कोई हमें कहीं और बता देता था। तो जैसे भूले भटके होता है ना कि वो अपने घर पहुँच ही जाता है, तो ऐसे ही भूले भटके ही सही, पर हम भी अपने जहाँ हमें पहुँचना था हम पहुँच गए। और महाराज जी के फाइनली वहाँ पर जब हमने दर्शन किए, मैं पहली बार जैसे मैंने महाराज जी को देखा, तो एक होता है ना कि आप जब किसी को देखते हो तो मतलब देखते ही ऐसा लगता है कि उसके सामने और कुछ दिखाई नहीं देता, उसके सामने ना आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो महाराज जी को देखने के बाद ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं ना पूरी मैं ब्लैंक हो गई, मुझे नहीं समझ में आया, मैं बस उनको देखती रह गई, मुझे नहीं पता क्या बोलना नहीं बोलना। सब लोग वहाँ पे ना ज़ोर ज़ोर से राधे राधे वहाँ पे ऐसे सब लोग बोल रहे थे, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं नहीं बोल पा रही थी वहाँ पे। मैं बस ऐसे चुप, महाराज ऐसे मैंने हाथ जोड़े और मैं देख रही हूँ चुपचाप उनको, बस मैं देखती रह गई उनको, और देखती रह गई, उनके दर्शन किए और महाराज जी चले गए। फिर उसके बाद ना मेरे मतलब दिल की इच्छा ख़त्म ही नहीं हुई। एक उनकी झलक देखने के बाद ना ऐसा लगा कि बार बार उन्हीं के दर्शन करूं। और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं, राधा रानी की कृपा और मेरा सौभाग्य, सबसे बड़ी जो राधा रानी की कृपा है वो ये है कि महाराज जी का जो आश्रम है केली कुंज के साथ में पहले एक राधा रानी पैलेस नाम का एक होटल था सॉरी, जो वो होटल जो है वो महाराज जी के आश्रम के जस्ट ऐसे ही दीवार के साथ में ही कनेक्टेड है, बिल्कुल सटे दीवार है, वो होटल इतने पास में है। वहाँ से ना होटल के कमरों से ना वहाँ के बालकनी से आपको बाहर का जो महाराज जी का सत्संग है, जो महाराज जी सुबह में जो सत्संग करते हैं वहाँ पर जो भी होता है ना, वो सब आपको ना माइक के थ्रू वहाँ के बालकनी वहाँ के कमरों में सुनाई देगा। तो जैसे ही मतलब एक तो पहली बात की ना टोकन हमें मिला था कल सुबह के दर्शन का, अगले दिन का मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अगले दिन जब मैंने दर्शन किए थे महाराज जी के दोबारा से, मैं तब का बता रही हूँ। तो ना सुबह का टाइम था, एक तो वो जो महाराज जी की मैंने झलक देखी थी, उसके बाद जो महाराज जी पद यात्रा पे आते थे, मैंने एक भी मौका नहीं छोड़ा उनके दर्शन करने का, एक भी नहीं, क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था
कब इनको और देख लूँ, कब इनको और देख लूँ, ऐसा लग रहा था। तो बस क्या हुआ ना कि वहाँ पे हमने वही होटल में, बगल वाले होटल में रिक्वेस्ट करके वहाँ पे हमने रूम ले लिया। और जैसा भी रूम था, हमें रूम से कोई लेना देना नहीं था, रूम अच्छा हो कैसा भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस ये था कि रूम मुझे तो चाहिए, तो मुझे यहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं रहूँगी तो पल पल पे मैं महाराज जी के दर्शन कर पाऊँगी, मुझे बार बार सौभाग्य प्राप्त होगा उनके दर्शन का। तो मैंने क्या किया, उन हस्बैंड से बोला कि मुझे नहीं पता, रूम चाहे सस्ता हो महंगा हो कुछ भी हो, आप रूम यहीं पे लेना। तो फाइनली सब कुछ होने के बाद रूम हमें मिल गया वहाँ पर। और आई थिंक रूम नंबर 317 था। आज मेरे भी घर का नाम नंबर 317 ही है। तो ये भी मेरे को एक चमत्कार जैसा लगता है कि मतलब सबसे पहले जब महाराज जी के दर्शन करने गई थी, जो रूम मिला वो भी 317 नंबर था। और आज फाइनली राधा रानी की कृपा से मुझे हमारा एक घर है बहुत अच्छा सा, सुंदर और प्यारा सा, और उसका भी नंबर 317 है। तो ये जान के मुझे बहुत ही खुशी होती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है ना कि मतलब कितनी चीज़ें हम रिलेट करें उतना कम है, चमत्कार ही है और कुछ नहीं है। फिर ना अगले दिन क्या हुआ ना कि मुझे ना बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मैं पूरी रात ना मतलब सो नहीं पाई, क्योंकि जब महाराज जी के सुबह में दर्शन किए थे, मॉर्निंग वाले दर्शन जो पदयात्रा वो आते हैं पदयात्रा पे, वो दर्शन करने के बाद क्या हुआ कि सारे मंदिरों के हमने, राधा वल्लभ जी और सारे मंदिर जितने भी हैं वृंदावन के, सबके दर्शन किए। और उसके बाद फिर शाम को वहाँ से यमुना रस रानी के दर्शन किए, और ये सब करके हम वहाँ से फिर अपने जो खाना वाना खा करके फिर अपने होटल की तरफ वापस आ गए, लौट आए होटल में। और होटल में जैसे आए तो इतना प्यारा व्यू, मतलब इतना मनमोहक व्यू था होटल का कि मतलब इतने पास में था ना एकदम कि वो ऐसे बस खिड़की है, और खिड़की से ना मतलब वो पूरा महाराज जी का आश्रम दिखता है। तो बस मैं ना ऐसे खिड़की पे बार बार ऐसे खड़ी हो जाती। वहाँ पे 24 घंटे राधा राधा राधा, मतलब राधा नाम संकीर्तन वहाँ चलता ही रहता था। तो राधा नाम की ध्वनि बार बार हमारे कानों में गूंजती रहती थी, और वो आवाज़ें आती रहती थी, तो वो सुनती रहती थी। मैं वहाँ पे खड़ी होके वहाँ के जो भी परिकर हैं उन सबको देखती थी, क्योंकि वो सब मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रही थी। तो मैं बस वहाँ पे ना खड़ी होके ऐसे ना वहाँ शीशे पे ऐसे खड़ी हो जाती, और बस महाराज जी का आश्रम निहारती रहती, उन्हीं को देखती रहती, उन्हीं के आश्रम के जो परिकर हैं, जो वहाँ की सखी हैं, बस उन सखियों को मैं देखती रहती थी कि ये लोग जैसे जिनकी दीक्षा हो चुकी है, जो उनकी शरणागति में हैं, तो वो पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो मुझे तो कुछ भी मालूम ही नहीं था कि पीला लोग क्यों धारण करते हैं, चाहे सफ़ेद अचला धारण क्यों करते हैं। तो मेरे लिए जैसा कि सब कुछ बहुत नया था, तो मैं बस ना देखती रहती थी, अच्छा ये ऐसे ऐसे। तो एक एक चीज़ें के बारे में ना मुझे बड़ी इच्छा हुई जानने की। तो मैं क्या की ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे से कि मतलब बहुत इच्छा हो गई कि मैं नीचे जा कर के किसी से बात करूं महाराज जी के बारे में। तो बस मैं, क्योंकि आश्रम बगल में ही था महाराज जी का, तो और सत्संग भी उस समय पे चल रहा था, नीचे महाराज जी का जो सत्संग था तो वो चल रहा था। वहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, केली कुंज के बाहर वहाँ स्क्रीन लगी होती है। तो स्क्रीन में जो भी भक्त जन जो भी आते हैं और जो भी लोग आते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे स्क्रीन चला दी जाती है। जिनको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता सत्संग हॉल में बैठने का, तो उनके लिए वहाँ पे स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग होती है वो चला दी जाती है। तो वो लोग महाराज जी का सत्संग वहाँ से बैठकर सुनते हैं। तो मैं भी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए उसी भीड़ में शामिल हो गई, और वहाँ जाके बस बैठ गई। और वहाँ पर जाकर पहले तो मैंने महाराज जी का सत्संग सुना, और उसके बाद मुझे वहाँ पे ना महाराज जी की मतलब उनकी वहाँ के जो भी हैं परिकर और सखी जो हैं वो बहुत सारे, तो वहाँ पर वो सब मुझे वहाँ पर दिखे। तो पहले हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे क्या बोलूँ, क्या प्रश्न करूँ, क्या बात करूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। तो बस ऐसी एक सखी मिली, तो मैंने उनसे पूछा महाराज जी के बारे में। तो उन्होंने मुझे उनके बारे में सारी जानकारी दी और बताया मुझे कि महाराज जी कौन हैं और क्या है, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। और राधा वल्लभ जी के बारे में सब कुछ बताया, वहाँ के मंदिरों के बारे में बताया। तो मतलब बहुत देर तक उन सखी से मैं बातें करती रही, और वृंदावन के बारे में उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारियाँ दी वहाँ के बारे में। ये सब कुछ मुझे वहाँ के बारे में धीरे धीरे पता चल गया। जैसे ही मुझे ये सब चीज़ें मालूम चलने लगी ना, तो एक होता है ना कि उस चीज़ में और ज़्यादा मेरा ना मतलब मेरी रुचि और बढ़ने लगी, मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हो गया। मुझे लगा कि मुझे और जानना है यहाँ के बारे में। तो मतलब अब इतना देर तो आप किसी से सारी चीज़ें बैक टू बैक एक ही बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते हो। तो बस ऐसा होते हुए बात चर्चा ख़त्म हुई वहाँ पर, और उसके
बाद फिर रात का समय हुआ और फिर मतलब ऐसा लगा कि अब होटल वापस रूम में नहीं जाना है, अब मैं यहीं खड़े होकर महाराज जी का इंतज़ार करूँगी। क्योंकि उस समय क्या था कि काफ़ी ज़्यादा आश्रम के बाहर भीड़ लग चुकी थी। बहुत सारे दर्शनार्थी थे जो बहुत दूर दूर से आते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो वो सारे बहुत सारे आए हुए थे और सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे। तो मुझे बस ये लग रहा था इतनी भीड़ में कहीं मैं गुम ना हो जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि धक्का मुक्की के चक्कर में मैं महाराज जी के दर्शन ही ना कर पाऊँ। तो मैं वहाँ पहले से ही, क्योंकि मेरा होटल वहीं बगल में ही था, तो मैंने अपनी जगह पहले से ही बना ली और मैं वहीं खड़ी रही। और उसके बाद मैं खड़ी रही, घंटे बीते, 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पर सभी राधा नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे कि मतलब वहाँ से हिलने का ही मन नहीं कर रहा था। तो बस मैं वहीं खड़ी रही और राधे राधे करती रही सब लोगों के साथ में। और अचानक से क्या होता है ना कि वो माइक से आवाज़ें आती हैं और जब एकदम से पता चलता है कि मतलब एकदम से ऐसे आवाज़ें आने लगती है, ढोल बजने की और वो सब बजने की एकदम से, और बहुत एकदम शोरगुल होना शुरू हो जाता है। सभी एकदम से भक्तगण चिल्लाते हैं राधे राधे, चिल्लाना शुरू हुए, बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब नारे लगाने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। तो अचानक से किसी के मुंह से मैंने सुना कि अरे महाराज जी आ गए। तो जैसे ही सुना ना तो मैं भी लोगों के साथ भीड़ में, जो लोग धक्का मार रहे थे मैं भी धक्का मार के बीच में घुसने लगी। और बस वहाँ मैं भी लोगों की भीड़ में शामिल हो गई और बस इंतज़ार करती रही। और उनके आगे आगे उनके परिकर थे बहुत सारे, वो आए, उनके हाथों में ऐसे लाइट्स थी बहुत सारी, वो लाइट्स वगैरह ऐसे लेकर के आ रहे थे। तो पता नहीं सभी लोगों ने पीला ही, बहुत सारे आगे जो लोग थे उनके जो परिकर थे तो उन सभी लोगों ने पीला वस्त्र धारण किया हुआ था। तो मुझे महाराज जी दिख ही नहीं रहे थे, तो मुझे पता ही नहीं चला कि महाराज जी कौन है, क्योंकि मेरी थोड़ी नज़रें कमज़ोर है तो मुझे ना पता ही नहीं चला। बाद में जैसे ही महाराज जी एकदम से सामने से आए, उफ़, मतलब मैं बता नहीं सकती वो एक्सपीरियंस। महाराज जी के आते ही, महाराज जी जैसे ही आए, मैं कॉर्नर में जस्ट गेट के जो केली कुंज का जो गेट है, मैं जस्ट गेट के साथ में ही वहीं खड़ी थी कॉर्नर पे और आगे ही खड़ी थी। तो महाराज जी जैसे ही आए तो महाराज जी ने ऐसे कर रखा था और महाराज जी ऐसे ऐसे करके आ रहे थे। और जैसे ही महाराज जी की नज़रें ऊपर हुई, मतलब मैं तो उन्हीं को देख रही थी और उनकी नज़रें मतलब ऐसे पड़ी सीधा, और बस मतलब कि मैं निहाल हो गई, मतलब उनकी नज़रें पड़ी और मैं निहाल हो गई। बस ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं चाहिए, बस मतलब मैं धन्य हो गई, बस ऐसा लगा। और उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे दर्शन कर लिए उनके, महाराज जी के दर्शन हो गए। तो ना इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे हस्बैंड का फिर कॉल आने लगा कि अरे मतलब सुबह में फिर हमारा टोकन है, हमें सुबह सत्संग के लिए भी जाना है महाराज जी के, फिर तो तुम दर्शन करोगी ही महाराज जी के, तो अभी आकर के तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। पर मेरे को इतनी ज़्यादा बेचैनी थी कि मुझे होटल जाने का मन ही नहीं कर रहा था वापस, ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहीं रहूँ। पर रेस्ट भी ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास, आपको जैसे मैंने बताया, ज़्यादा समय नहीं था और बहुत ही कम ही समय में हमें दर्शन भी करने थे और वापस भी दिल्ली वापस भी लौटना था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। मैं वापस होटल तो आ गई, बट मुझे वहाँ वापस होटल आने के बाद नींद नहीं आई बिल्कुल भी। मैं बस जो महाराज जी को मैंने देखा था तो उनकी जो झलक थी ना, वो मेरे मतलब आँखों में ना मतलब घूमती रही, मतलब उन्हीं के बारे में, उन्हीं का चेहरा बार बार ध्यान में आता रहा। और मैं पूरे टाइम मैं सोई नहीं, बस मैं लेटी बिस्तर पे और मैं सिर्फ उन्हीं के ध्यान में थी बस, और यही सब चल रहा था। उसके बाद सुबह होती है और सुबह होते ही सबसे पहले ही, मतलब सुबह होते सबसे पहले ही आई थिंक उस टाइम करीबन सुबह के मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आई थिंक 3 या 3:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 12 बजे करीब, 2 बजे करीब शायद, मुझे ठीक से समय याद नहीं है, लेकिन पहले महाराज जी जल्दी आ जाते थे पद यात्रा पे। तो उस समय, उसके बाद फिर मैं महाराज जी के दर्शन करने के बाद अपने होटल वापस आ गई थी और उसके बाद आधा 1 घंटा या शायद 1.5 घंटा मैंने रेस्ट किया होगा। और उसके बाद मुझे इतनी बेचैनी हुई कि मैंने फिर से स्नान किया, और क्योंकि महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए मुझे टोकन मिला हुआ था, हमारी फैमिली को भी टोकन मिला था। तो उसके बाद हमने क्या किया कि स्नान वगैरह किया और बस उसके बाद मैं चले गई महाराज जी के वहाँ दर्शन के लिए। वहाँ लाइन में लग गई क्योंकि वहाँ पर पहले से ही आपको उपस्थित होना होता है। तो मैं अपनी
आरती के लिए वहाँ चली गई और खड़ी हो गई वहाँ पर लाइन में टोकन लेकर के। और इंतज़ार नहीं हो रहा था, मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अरे अभी इतना टाइम बचा है। मैं बार बार, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, फ़ोन स्विच ऑफ करवा देते हैं, तो मैं फ़ोन भी ऑन करके नहीं देख सकती थी कि समय कितना हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा था। तो फिर महाराज जी वहाँ से एकदम से होता है कि उनकी पदयात्रा फिर से होती है, महाराज जी फिर से आते हैं और मैं फिर महाराज जी की दर्शन कर पाती हूँ फिर से। और फिर हम सत्संग भवन में जाते हैं, बहुत ही अच्छे से वहाँ पर सत्संग वगैरह सुना सामने से महाराज जी का, और फिर से सौभाग्य मिला। तो मतलब ऐसे इतनी जल्दी राधा रानी की कृपा हुई कि महाराज जी से हम इतने जल्दी जुड़ गए। और मतलब उनसे अब तो महाराज जी से ऐसा लगाव है कि मुझे लगता है मेरे लाइफ में और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उनके सिवा, बस जो हैं सो मेरे लिए वही हैं। क्योंकि मैं उनको हर रिश्ते से ना रिलेट कर पाती हूँ, हर एक रिश्ते में, क्योंकि वो एक पिता की तरह भी बात करते हैं। वो हर एक रिश्ते नाते जैसे भी आप बोलो, सभी चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हो। मुझे नहीं पता क्या उनसे मुझे ऐसा लगाव हो गया है कि मतलब शायद भगवान से भी ज़्यादा मैं उनको मानती हूँ और उन्हीं को फॉलो करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर महाराज जी को देख करके कोई नहीं बदला, तो मुझे लगता है कि फिर कोई नहीं अपने इस कलयुग में और कोई बदल भी नहीं पाएगा। क्योंकि महाराज जी जैसा ना कोई नहीं बन सकता। शायद 100 साल में कभी ऐसा होता होगा जब कोई एक संत ऐसा आता है और कई लोगों की ज़िंदगियों को बदल करके रख देता है, तो वो महाराज जी ही हैं। और महाराज जी, मैं बताऊं आपको, और कोई नहीं है, साक्षात श्री जी की सखी हैं वो, साक्षात श्री जी की सखी हैं। आप लोगों को शायद महाराज जी का प्रिय जो नाम है वो शायद मालूम नहीं होगा, जो हमारी राधा रानी ने उनको दिया है, क्योंकि वो राधा रानी की सबसे प्रिय सखी हैं। तो मैं आपको नाम बताती हूँ महाराज जी का, ये सीक्रेट है, आप लोग किसी को बताना मत, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो महाराज जी का जो प्रिय नाम है वो है प्रियवादिनी, ठीक है। और ये हमारी राधा रानी ने उनको नाम दिया हुआ है। आगे मैं क्या बोलूँ, मतलब आगे की स्टोरी में जो भी है मेरे वृंदावन की, मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो आगे शेयर करूँगी ज़रूर आप लोगों के साथ। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि जैसे ही महाराज जी के बारे में मैं बात करने लगती हूँ तो महाराज जी की बातें और उनका चेहरा वो सब मेरे आंखों के सामने आ जाता है, तो मुझसे बोला नहीं जाता। इस समय भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हैं जो इंसान शेयर करना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि चाह कर भी नहीं कर सकते शेयर। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ, और मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आज बस दिल किया था आप लोगों से, वृंदावन की बहुत याद आ रही थी और पास में कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बातें शेयर करूं, तो बस लगा कि शायद आप लोगों से बातें करूंगी तो दिल हल्का हो जाएगा, इसीलिए ये व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है। और आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा और शेयर, लाइक और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मुझे इतना बोलना तो आता नहीं है, जो भी बोलते हैं वो सब कर देना। और जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, इसके आगे का पार्ट शेयर करूँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो, वरना इंटरेस्टेड नहीं हो तो यार छोड़ो फिर, चलो ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती, क्योंकि क्या ही फ़ायदा किसी का टाइम वेस्ट करने से, क्योंकि इतना लंबा लंबा व्लॉग हम बना लेते हैं, लोग जब इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं आप लोगों से अपने आगे का जो भी पार्ट है वो इस व्लॉग के थ्रू शेयर कर सकूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ लास्ट में कि किसी पे भरोसा हो ना हो, ठीक है, किसी पे भरोसा हो ना हो, राधा रानी पे भरोसा रखना,
ठीक है। और महाराज जी को इतना सा सुन लिया करो, इतना सा महाराज जी को इतना सा सुन लोगे ना, सच बता रही हूँ, जीवन में परिवर्तन होगा। हमारे जीवन में भी हुआ है, और क्या क्या परिवर्तन हुआ है ना, एक एक चीज़ मैं ना बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ये तो व्लॉग था कि मैं वृंदावन से कैसे जुड़ी इस बारे में, तो एक एक चीज़ ना लाइफ में जो मेरे परिवर्तन हुआ है वृंदावन से, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तो चलिए बाय।